नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि खुशी अनमोल है, पर क्या दर्द की कोई कीमत होती है? ये ऐसे दर्द की व्यथा है जिसमें सब मिट गया लेकिन दर्द नहीं मिटा। ऐसी बर्बरता जो एक लंबे समय तक चली, जिसकी वहशत कभी नहीं मिटी। एक ऐसा विचित्र अपराध जो इंसानी अस्तित्व का वो घाव बन गया कि अदालतें हिल गई। कानून सोच में पड़ गया कि अगर इंसाफ हो तो क्या हो, कैसे हो। ये केस शायद इतिहास में दर्ज होकर हमें हमेशा चौंकाएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। माधव जी, नाश्ता तो करके जाइए। तुम्हें पूजा पाठ से फुर्सत मिलेगी तभी तो नाश्ता होगा ना। अरे पर अभी तो सिर्फ 8 बजे है। आप तो रोज काम पे 9 बजे जाते हैं ना। आज हमको जल्दी जाना है। तो यही बात हमको कल रात को बता देते आप। गलती हमारी ही है तो हम भूखे चले जाते हैं। माधव जी, आजकल आप ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं हमारे साथ? हमसे कोई गलती हो गई है तो बता दीजिए। हमको नहीं मालूम कि गलत हम हैं या तुम, लेकिन पूरी तरह से सही कोई नहीं होता माधव जी, लेकिन हम आपका काम का दबाव समझते हैं। तभी तो आपसे कहते हैं ना कि जेठ जी से हिस्सा कर लीजिए। देखिए, हम अपना खुद का घर ले पाएंगे ना तो कम से कम ये किराए का सिरदर्द तो खत्म होगा ना। हम तुम्हें पहले भी बोल चुके हैं, हम भाइयों के मसलों में मत पड़ा कीजिए। साथ चलने वाला जब अचानक से आपको पीछे कर दे तो बहुत अजीब लगता है। हमने माधव को हमेशा उन मर्दों से अलग माना जो सदियों से औरत को कठपुतली की तरह नचाते आए हैं। पर क्या हम ये रीत तोड़ पाएंगे? क्या समाज हमें ये रीत तोड़ने देगा? रुक जी, आप माधव जी की पत्नी है ना? हाँ, लेकिन आप कौन? आपके पति वहाँ पे सड़क पार कर रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। आप चलिए जल्दी, आप चलिए। हाँ जल्दी चलिए। आइए आइए, भागिए। कहाँ? यहीं पे थे। कहाँ? यहीं पे थे। कहाँ गए? मैं सच कह रहा हूँ, यहीं पे थे। मम्मी, 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 मम्मी कहाँ चली गई? आंटी, मम्मी को देखा क्या? नहीं बेटा। हेलो माधव भैया, हम रश्मि बोल रहे हैं। आप कहाँ हैं? हम काम पर जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? वो करुणा दीदी घर पर नहीं है और बबली उनके लिए रोई जा रही है। करुणा घर पर नहीं है? अच्छा रुकिए, उसको फोन करते हैं हम। भैया, हमने उन्हें फोन किया था लेकिन हाँ, ये बात एक तो नीलिवा सामने कीजिए। ये इतना चौचक फोटो आया है ना, सोशल मीडिया पे डालेंगे तो बहुत ही लाइक मिलेगा भैया। ये वाला देखिए, देखिए जोरदार नहीं है? लो भाई, ले आए आपकी ये बुलबुल। अरे भैया, हम क्या कह रहे हैं, वो थोड़ा सीधा हो जाइए, एक फोटो इनके साथ भी निकाल ले आपका। आप आंगल में। हाँ, बहुत जोरदार आएगा। दिलावर पैर का जूती के साथ फोटो नहीं निकालता है, समझा? होश में लाओ इसे।
कहाँ तक भागोगी, हमारा इलाका है। मछली तो पकड़ा गई। टांग टांग इसको टांग। कुछ नहीं होगा बेटा, मम्मी आ जाएगी, रो मत। हाँ मम्मी आ जाएगी। यहाँ आस पड़ोस हर जगह पता कर लिया हमने, कहीं मिल ही नहीं रही करुणा। पापा पता नहीं मम्मी हमें अचानक छोड़ के कहीं चली गई है। रोते नहीं बेटा। हाँ हाँ हम कुछ करते हैं, मम्मा आ जाएगी। हाँ रोते नहीं, कुछ करते हैं। अरे दामाद जी, कैसे हैं दामाद जी? हाँ माँ जी, करुणा वहाँ आई है क्या? नहीं, क्यों, आने वाली थी क्या? पता नहीं माँ जी, लेकिन यहाँ कुछ बिना बताए सबको बबली को अकेला छोड़ के कहीं चली गई। क्या? हाँ माँ जी, अगर सुनिए ना, अगर वहाँ वो आती है ना तो हमको फोन करवाइएगा। ठीक है दामाद जी। हाँ वो माँ, कहाँ बोल रही थी जी? माधव, करुणा को तो हमारी और तुम्हारे भैया की शकल भी पसंद नहीं है, वो काहे आएगी यहाँ? हम यहाँ करुणा को लेकर परेशान हैं और आप ये सब लेकर बैठ गई है। अरे गई होगी यहीं कहीं, काहे परेशान हो रहा है? हमें छोड़ दो, हमारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे, हमें जाने दो, हमें जाने दो। क्या सोची थी बच के निकल जाएगी? अरे हमसे भागकर कहाँ जाएगी? अरे ये हमार जंगल है, हमार घर। सर ये हमारी पत्नी करुणा। आपको कुछ अंदाजा है कि आपकी बीवी कहाँ जा सकती है? सर हमने अपने हर रिश्तेदार के यहाँ पता किया, वो वहाँ नहीं है, और हम इस मोहल्ले में 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुए। करुणा यहाँ किसी को अच्छे से जानती भी नहीं है सर। आपको किसी पर शक है? सर हमने अभी कहा आपको, हम यहाँ किसी को नहीं जानते सर। सुबह से शाम हो गई लेकिन करुणा का कुछ पता नहीं चल रहा सर। घबराइए नहीं, शायद यहीं कहीं गई हूँ, वापस आ जाएंगे। लीजिए। करुणा हमारी बच्ची को ऐसे अकेला छोड़ के कभी नहीं जाती है ना, जा सकती है सर। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं सर? 24 घंटे तक इंतजार कीजिए, अगर वो घर वापस नहीं आती है तो हम देखते हैं हमें क्या एक्शन लेना है। आज हमारे बहकावे में नहीं ना आती, यहाँ नहीं होती तो हम एक बार रहम कर भी देंगे, लेकिन ये लोग रहम नहीं करेंगे। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? तुम हमारे पति को कैसे जानते हो? उनका नाम कैसे पता तुम्हें? क्या चाहते हो तुम लोग? पूरे 5 लाख, इससे 1 रुपया कम नहीं। और हाँ, पैसा मिलने में जितना देर लगेगा उसका तकलीफ उतना ही बढ़ेगा, समझा? जल्दी कर, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे का भैया, अबन तो खाए थे, फिर जोर का भूख लग गया। बकवास बंद कर, इससे खाना बनवाना है। बहुत दिन हो गए जनानी के हाथ का खाना नहीं खाया। जय एक ठो बात पूछे हम, बुरा मत मानिएगा, कहीं आपका और दीदी का कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था? क्यों? करुणा ने तुमसे कुछ कहा था क्या? नहीं, वो हमें क्यों बोलेगी, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ था। हाँ, आजकल हम दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रहा था,
लेकिन हमसे झगड़ा कर कर वो तुम्हारे ही घर जाती ना। लेकिन वो तो हाँ भैया। हाँ माधव, करुणा का कुछ पता चला? नहीं भैया, और पुलिस ने 24 घंटे का इंतजार करने को कहा है और वापस भेज दिया हमें। कहा? बात पुलिस तक पहुंच गई है? ए, सुनो, आज हम मूली का पराठा खाएंगे। वो कहा है कि सवेरे से हमारा पेट नहीं साफ हुआ है ना। तो एक काम करो, लोटा लेके निकल लो, आज तो बैंगन का भरता बनेगा। वो काहे? काहे? हमारा मन है। मूली बैंगन के साथ अगर आलू मिला दो ना, तो आलू मूली बैंगन की सब्जी बहुत मस्त बनाती है। तूने कल जो आलू मूली बैंगन की सब्जी बनाई थी ना, कमाल की थी यार। मुझे भी रेसिपी बता ना। आज घास फूस नहीं बनेगा, जश्न की रात है, मुर्गा बनेगा। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, दिल खुश कर दिए। चल बना। जी जी नहीं, हम शाकाहारी लोग हैं, हमारे लिए मांस छूना भी पाप है, हम नहीं बना सकते। समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें, हम तो पापी हैं और तू पापियों की कैद में है। पाप तो करना पड़ेगा। ये भाग रही है, पकड़ो। पकड़ो से। रुक। एक काम करते हैं, दिन में से गुप्ता के पास छोड़ दिया करेंगे। गुप्ता को फोन कर। नमस्कार। अरे बाद में बात करता हूँ। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे भाई, आपकी रचना तो बहुत कमाल की है, हमें आपका काम बहुत पसंद आया। तो आप हमारा बुक छापने को तैयार हैं? बिल्कुल, लेकिन फर्स्ट एडिशन के लिए आपको 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अरे पब्लिशर तो आप हैं, आप हमें पैसा देंगे ना बुक छापने का, और आप हम ही से पैसा मांग रहे हैं। देखिए, मार्केट में आपको कोई जानता तो है नहीं। माना कि आपकी कृति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई किताब बिकी नहीं तो फेमस तो आप ही को होना है, उसके लिए कोई तो कीमत चुकानी होगी ना। और गुप्ता, खबर में क्या है? अखबार में कोई गरम खबर नहीं है, और अपना मसालों का बाजार हमेशा की तरह ठंडा। ये लो, संभालो इसे, फिर बात करते हैं। चलो नहा लो और इसे पहन लो, जल्दी से तैयार हो जाओ। दीदी, एक औरत होने के नाते हमारी मदद कर दो। हमारी बच्ची बहुत छोटी है दीदी, मदद कर दो। हमें कुछ नहीं खाना नानी। पापा इतने दिन से बोल रहे हैं कि मम्मी आ जाएगी, लेकिन मम्मी अभी तक नहीं आई। मम्मी आ जाएगी बेटा, हाँ, पापा उसी को ढूंढने में लगे, आ जाएगी। तू खाना खा ले, ले
हम बोल रहे हैं ना बेटा, मम्मी आ जाएगी, लो खाओ। ये लीजिए पानी। क्या हुआ, काफी परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, सोचे थे अपना किताब की छपाई से कुछ पैसा मिल जाएगा तो स्वाति का इलाज करा सकूंगा। वो पब्लिशर वो हम ही से 10 लाख रुपए मांग रहा है। देखिए परेशान मत होइए, भगवान सब भला करेगा। अच्छा स्वाति कहाँ है? ये देखो, तुमको ना बिल्कुल ऐसे ही चढ़ना है और तुम ना किसी को बताना मत कि हमने तुमको ऐसे चढ़ते सिखाया है, वरना सब हमको मारेंगे। तुमको पता है ऐसे चढ़ना है, देखो ऐसे। ये देखो, समझा ना तुमको? अब तुम्हारी बारी। तुम ना बिल्कुल ऐसे ही चढ़ना, ठीक है? लेकिन तुम ना किसी से बताना मत। अरे वाह, तुम ना अच्छे से नहीं करोगे ना? ये आपकी बीवी है? हाँ हमारी बीवी है। आपने देखा इनको? हाँ, कई दिन पहले मैंने इनको 2 आदमियों के साथ देखा था। कौन थे वो आदमी? अरे बड़े ही खतरनाक लोग थे, हाथ में गन भी रखे हुए थे। वो लोग हमारी बीवी को लेके जा रहे थे और तुमने पुलिस को फोन नहीं किया? पुलिस कुछ नहीं उखाड़ सकती है उनका, दिलावर गैंग के लोग हैं वो। ऐसा कोई गैंग यहाँ पनप ही नहीं सकता। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है यहाँ का। क्या मजबूत है? कोई हमारी बीवी को उठा ले गया है, आप यहाँ बैठे खाने पूर्ति किए जा रहे हैं। बस अगर कोई गैंग हुआ भी तो किसी और एरिया का हुआ, हम पता करते हैं, ठीक है? हाँ सर, प्लीज पता करिए। हाँ। यहाँ नाकाबंदी होती है, हम अपने हथियार इस रूट से ले जाएंगे, गुप्ता के मसालों की बोरियों में भर के। सर ये मेरे जीजा जी हैं सुरेंद्र जी, और ये मेरी दीदी नैनी, और ये उनकी बेटी स्वाति। सर यही गणेशपुरा में रहते हैं सर। काफ़ी दिनों से उनका फ़ोन बंद आ रहा था सर, तो हम देखने के लिए घर पर गए, लेकिन देखा कि वहाँ ताला लगा हुआ है। हमने हमारे सभी रिश्तेदारों से बात की, लेकिन सर किसी को कोई आइडिया ही नहीं है कि अचानक से ये लोग कहाँ चले गए। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर। तुम्हारे जीजा करते क्या है? सर वो एक जोशी हैं, और सर अजीब बात यह है कि कल मेरी भांजी का जन्मदिन था और मुझे पहले से इनवाइट किया हुआ था आने के लिए, लेकिन सर मैं गया तो वहाँ ताला लगा हुआ है। तुम्हें अपने जीजा और दीदी के फ़ोन नंबर दे दो, हम देखते हैं। जीजा जी पुलिस कुछ नहीं करने वाली है, हमें किसी बड़े अफसर से जाके बात करनी चाहिए। हेलो। और तुम वही हो ना जिसकी बीवी को दिलावर के लोगों ने उठा लिया? आप कौन? समाज सेवक है, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? अरे अब इतने दिन से यहाँ वहाँ बांट रहे हो, हमको भी मिल गया। अच्छा अब काम की बात सुनो, तुम्हारी मदद सिर्फ इसी शर्त पर होगी कि इन झंझट से तुम पुलिस को दूर रखो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे हम जानते हैं उन लोगों को,
तेरी बीवी की कीमत पूछेंगे। कीमत? हाँ, छुड़ाने की। अच्छा सुन, कम से कम 2 लाख रुपए तो लगेंगे, क्रिमिनल लोग हैं ना वो। 2 लाख हम कहाँ से इंतजाम करेंगे? 2 लाख हमारे पास नहीं है। तो एक काम कर, 50,000 रुपये हमको दे दे, हम काम शुरू करते हैं, उसके बाद तू किस्तों में दे देना। यादव सर, ताला तोड़वा। सर, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो थोड़ा भी सस्पिशियस लगे। नहीं यादव, सस्पिशियस तो है। तुम्हें जरूरत से ज्यादा खुशबू महसूस नहीं हो रही? ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये रूम फ्रेशनर यहीं पे स्प्रे करके खाली किया गया है। शायद कोई बदबू मिटाने की कोशिश की गई है। बदबू। इसकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके मर्डर्स काफी पहले हुए हैं। इन सब के मोबाइल फोन 10 दिन पहले 16 तारीख की रात से बंद थे। हो सकता है 16 तारीख को इनके मर्डर्स हुए हों। सर, घर के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और ना ही कोई ऐसे चांस मिले जिससे पता चले कि घर में चोरी या फिर कोई लूट हुई है। इस फैमिली की डिटेल्स पता करो। ओके सर। जतिन, जिसने भी ये सब किया है वो कानून से बचेगा नहीं। हाँ, मैं आ गया। तो 40,000 है, पहली किस्त में 10,000 कम। भाई जितना बंदोबस्त हो पाया ले आए हैं। देखिए, तुम हमारी बीबी से मिले हो, वो ठीक तो है ना? अभी नहीं मिले हैं। अब तुम पैसा दिए हो ना, अब बात करेंगे गैंगस्टर से। हमारी बीबी का कोई फोटो, कोई वीडियो है तो दिखाओ ना, हमको भी पता चले कि वो किस हाल में है। अरे तुम परेशान मत हो, अब तुम 1,60,000 का बंदोबस्त करो बस, वो मिल जाएगी। बोला ना। लेकिन भाई हमको बताइए ना वो किस हाल में है। बोले ना परेशान मत हो। अरे हमको एक बार फोटो तो दिखाइए। मिल जाएगी, परेशान मत हो। जतिन, बॉडीज को देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी की तुम्हारी दीदी और जीजा के साथ गहरी रंजिश हो। तुम्हारी जानकारी में है कोई ऐसा जिसकी तुम्हारी दीदी जीजा से दुश्मनी रही हो? सर, ऐसा तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन सर वो स्वाति को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। स्वाति की हालत ठीक नहीं थी। कुछ दिन पहले जब मेरी दीदी से बात हो रही थी तो कुछ तो ऐसा हुआ था स्वाति के साथ जिसके बारे में दीदी मुझे बचाना चाहती थी।
बहुत डरी हुई है। वो बिल्कुल बोल नहीं पा रही है, पता नहीं किससे इतना डरी हुई है। सर मुझे तो लगता है कि स्वाति को किसी ने मोलेस्ट करने की कोशिश की होगी। कौन था वो? सर इसका तो उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था। ठीक है चेतन, अभी के लिए तुम जा सकते हो। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाएगा बॉडीज तुम्हें सौंप दी जाएंगी। यादव सर, मोहल्ले से लेकर स्वाति के स्कूल तक पता करो स्वाति पे किसकी बुरी नजर थी। हो सकता है इन मर्डर्स का मोटिव इसी एंगल से जुड़ा हो। ओके सर। ये बर्तन वाली, खाना कब बनेगा? लगता है ठीक से सुना ही नहीं देता। ये तुझसे पूछ रहे हैं हम। सब सुन रहे हैं हम। टाइम लगता है, मशीन थोड़ी है। बर्तन ऐसे ही छोड़ दे क्या? अरे ऐसा भी क्या खा लिया जो सब उलट रही है? पेट पे बच्चा ठहर गया हमारे। अच्छा, तो इस बच्चे ने तेरा तेवर बदल दिया है। इसमें घबराने वाली क्या बात? ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारा बच्चा है, हमारे गिरोह का आने वाला वारिस। अब बंदूक लाओ बे, बंदूक। अरे जश्न मनाओ। करुणा से उसका संसार छीनकर उसे नर्क की दुनिया दे दी गई। आखिर उन गुंडों का मकसद क्या था? करुणा का 3 महीने तक शोषण करने के बाद अब वो करुणा से गैंग का वारिस चाहते थे। फिर दिलावर वो 5 लाख रुपए किसके लिए मांग रहा था? वहीं फिरोज 2 लाख रुपए की कीमत वसूल करके माधव को उसकी बीवी सौंपने की गारंटी क्यों दे रहा था? ये केस असमंजस से भरा हुआ था, लेकिन पुलिस कोई हरकत नहीं दिखा रही थी। वो इस समय स्विच ऑफ है। जय जी, पक्का ही फिरोज हमारा पैसा लेके भाग गया है, तभी इसका फोन बंद आ रहा है। हेलो, तो हमारी जासूसी कर रहा था? पीछा कर रहा था हमारा? हम आपको पीछा नहीं कर रहे थे। आपको कोई गलतफहमी हुई है। तब तो बड़ा बकबक कर रहा था अपनी बीवी को लेके। अब देख, अब अंजाम देख, नहीं मिलेगी तुझको। हमने आपको 40,000 रुपए दिए हैं, बाकी का पैसा भी दे देंगे, लेकिन आप उन गुंडों से हमारी बीवी को बचाइए। सर, स्वाति के पड़ोस और स्कूल में सबसे पूछताछ की, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि ऐसा कौन होगा जो स्वाति को मोलेस्ट करता होगा। स्वाति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं मिले हैं कि उसको मोलेस्ट किया जाता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे के सारे मर्डर 16 तारीख की रात को गला काटने से हुए। पता चला है कि सुरेंद्र का घर गिरवी पड़ा है। सुरेंद्र की फैमिली के मर्डर से कुछ दिन पहले सुरेंद्र ने 10 लाख रुपए लिया था बैंक से, अपना घर गिरवी रखकर। सर, वो पैसा अभी भी सुरेंद्र के बैंक अकाउंट में ही पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुरेंद्र को किसी का पैसा उधार लौटाना था? हो सकता है ये एंगल पैसों से जुड़ा हो। सर, इस बार में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, सुरेंद्र एक बुक पब्लिशर के कॉन्टैक्ट में जरूर था। एक छोटा सा ज्योतिषी बुक पब्लिशर के टच में क्या होगा? सर, सुरेंद्र जी हमें सिर्फ इसलिए मिलते थे क्योंकि हम उनकी एक रचना छापने वाले थे। कैसी रचना? सर, ज्योतिष विज्ञान के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छा रिसर्च किया था और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट डेवलप किया उन्होंने। सर, ये फर्स्ट चैप्टर की जेरोक्स कॉपी है। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मगर ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने वाले बहुत कम रीडर्स होते हैं, इसलिए हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो वो 10 लाख रुपए देकर इसे छपवाने वाले थे, मगर उससे पहले ये सब हो गया। सर, दीदी और जीजा जी स्वाति के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी परेशान थे। उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है जीजा जी बोलते थे कि उनके पास एक स्क्रिप्चर है जो बहुत अनमोल है, जो उन्हें धनवान बना सकता है। फिर वो खुद पैसा देकर किताब भी छपवाएंगे। अगर ये कंटेंट इतना ही अनमोल है तो इसकी ओरिजिनल कॉपी चेक करते हैं। शायद सुरेंद्र के घर पे हो। सर, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इस जेरोक्स का ओरिजिनल हो। अगर सुरेंद्र ने पब्लिशर को ये जेरोक्स कॉपी दी थी तो उसकी ओरिजिनल कॉपी यहीं कहीं होनी चाहिए, और अगर यहाँ पर नहीं है तो फिर ओरिजिनल कॉपी गई कहाँ?
आ जाओ उस तरफ आ जाओ। चलिए चलिए। बैठ जाइए। इस हालत में इतना काम करेगी ना ये, मर जाएगी ये। तो अब इसका हाथ बटाने के लिए दूसरी औरत उठा के लाए। बहुत चिंता हो रही है तुझे, प्यार तो नहीं हो गया? उम्मीदें जवाब दे रही थी, हौसले टूट रहे थे और करुणा के गर्भ में पल रहा बच्चा करुणा को एक अलग ही परिवेश में लेकर जा रहा था। वो बच्चा एक ऐसी गाथा रचने वाला था जो उपन्यासों की कल्पना में होती है, लेकिन यह हकीकत थी और जिस पर बीत रही थी वो इस पीड़ा का नर्क भुगत रहा था। वहीं अपने आप को समाज सेवक बताने वाला फिरोज गायब हो चुका था और उससे कई बार धोखा खाने के बावजूद माधव करुणा की बजाय अब फिरोज की तलाश में जुट गया था। अरे हमारी बीवी कहाँ है? अरे हमको क्या पता भाई तुम्हारी बीवी कहाँ है? तुमको नहीं पता था? अरे तुमको नहीं पता? अरे इनको सच्चे को बना नहीं रे भाई, इनको माफ कर दे भाई। हमारी बीवी कहाँ है? बीवी कहाँ है हमारी? हम तुमको दिलाओ का नंबर दे जल्दी जल्दी दे। 98 हाँ 98 78 40। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। साले नंबर बता रहे हैं। नंबर अरे भैया गैंगस्टर का नंबर है भाई, बताओ। अरे असली नंबर है भाई। हाँ ये बहुत बढ़िया है। ये बहुत गजब का फोटो है, वाकई में गजब की फोटो खींच। दिलावर भाई, हम माधव बोल रहे हैं। कौन है बे? आपने हमारी बीवी को 7 महीने पहले अगवा किया था। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी बीवी को हमको लौटा दीजिए। तेरे पास हमारा नंबर कहाँ से आया? पुलिस है ना तेरे साथ? नहीं दिलावर भाई, पुलिस के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। हम एक काम करते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं ना। समझौता करेगा? अरे अगर पुलिस भी है तेरे साथ तो बोल दे, दिलावर किसी के बाप से नहीं डरता। रहम कर दीजिए इस कमजोर इंसान पर। ठीक है कर देंगे, 5 लाख दे जा और ले जा। और हाँ, दोबारा फोन तभी करना जब पैसे हों तेरे पास। हेलो दिलावर भाई। सर, सुरेंद्र के कॉन्टैक्ट में इस हरीश नाम के आदमी का पता चला है। इस हरीश का सुरेंद्र के घर में पिछले 6 महीने तक काफ़ी आना जाना था। सर, ये हरीश भी एक ज्योतिषी है। पिछले 6 महीने तक इन दोनों की काफ़ी बातचीत हुआ करती थी, लेकिन अब ये दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है। सर, जिस दिन मर्डर हुआ था, आपका ये? सर, जिस दिन हम पब्लिशर के पास गए थे उस दिन से इसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। हम लोग इसके घर भी गए थे, लेकिन वहाँ भी ताला लगा है। तो क्या इस हरीश का पब्लिशर से कोई कनेक्शन है? हम माधव, आपका 5 लाख का इंतजाम हो गया है। जय जी, दिलावर फिरोज नहीं है और आपको मालूम आप कितने खतरनाक लोगों के बीच जा रहे हैं। और कहाँ गारंटी जय जी कि दीदी उनके पास है और वो दीदी को हमें वापस सौंप ही देंगे? जय, भले तुमने उम्मीद छोड़ दी है लेकिन हमने नहीं। तुम्हें डर लग रहा है उन गुंडों के बीच जाने से? कोई बात नहीं, हम अकेले चले जाएंगे। हाँ दिलावर भाई, आप जहाँ कहे थे हम वहाँ आ गए हैं। पैसा वहीं छोड़ और चला जा, तेरी बीवी तेरे पास पहुंच जाएगी। नहीं, अपनी बीवी को देखे बिना हम पैसे नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। पलट कर दे। ये एक कदम भी आगे बढ़ाए तो गोली मार देंगे। देख ली, अब बैग नीचे रख।
आ गए हैं, हम आ गए हैं। हमको हमारे घर छोड़ दीजिए भैया। 1 साल से इन्होंने हमें कैद कर रखा है। 1 साल? हाँ। क्या वहाँ हमारी बीवी ये करुणा ये थी यहाँ पर? हाँ? नहीं, हमने इन्हें कभी नहीं देखा है। अब इनके चंगुल में कैसे आई? 1 साल पहले इन्होंने हमें अगवा किया, उसके साथ हमारे साथ रहे भी। आपको कहाँ रखे थे ये लोग? हमको ठीक से कुछ नहीं याद है भैया, बस इतना याद है चर्च वाली गली में वो हमको ले जाते थे। इसके अलावा हमको कुछ नहीं याद है भैया। हमको हमारे घर छोड़ दीजिए। भावना को घर पहुंचाने के बाद भी माधव ने उम्मीद नहीं छोड़ी और वो कोशिश में जुटा रहा। हाँ भैया, कहाँ ताका झाकी कर रहे हो? चोरी करने का इरादा क्या? नहीं भैया, हम अपनी बीवी को ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। आपने ये हमारी बीवी करुणा, इसे देखा आपने? ये आपकी बीवी है? हाँ, हमारी बीवी है। तो कुछ लीजिए, बताइए, आपने देखा है क्या? भाई ये औरत रात के वक्त 2 आदमियों के साथ इस घर से जाती है। कौन है? ये उठो, निकम्मो, लड़की गायब है। हाँ? अरे लड़की गायब है, उठो जल्दी। जल्दी उठो। जहां तुझे पता ना, वहां से हमें सुरेंद्र की बुक कंटेंट की ओरिजिनल कॉपी मिली। अब सच सच बताएगा या फिर और कुटाई करे? मैं और सुरेंद्र एक गुरुजी के वहां से ज्योतिष विद्या सीखते थे। मैंने विद्या सीख के पैसे कमाने शुरू कर दिए और सुरेंद्र ने एक चमत्कारी किताब लिख दी सर। अब मुझे वो किताब चाहिए थी जिससे कि एक मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बन जाता। हमें डर था कि कहीं उसकी बेटी ने हमारे बारे में वहां सब कुछ बता दिया तो सुरेंद्र हमें अंदर करवा देगा, इसलिए हमने उसके परिवार को मरवा दिया। ये सारा काम तू अकेले तो कर नहीं सकता। किसने साथ दिया तेरा? अब हम आपके लायक नहीं बचे। ऐसा मत कहो करुणा, हम साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। और हम ये बच्चा भी। नहीं नहीं नहीं, हमें बच्चा नहीं चाहिए। हम जानते हैं इसमें इस बच्चे का कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर हमने बच्चा पैदा किया ना तो उन गुंडों का चेहरा हमको जिंदगी भर सताता रहेगा। हमें नहीं चाहिए ये बच्चा, नहीं चाहिए। मनीराम गुप्ता एक हमारे क्लाइंटल है। कहने को तो मसाले का व्यापारी है, पर वो दिलावर के गैंग के साथ मिलकर हथियार सप्लाई करता है।
दिलावर को मैंने सुपारी दी थी साहब, सुरेंद्र के परिवार को मरवाने के लिए। लूट, फिरौती, अबडक्शन, बहुत काले कारनामे किए हैं तूने और दिलावर गैंग में। अब तक जितनी औरतों को उठाया ये भी पता चल गया हमें। अब सीधे सीधे ये बोल, दिलावर और उसका गैंग कहाँ मिलेगा? दिलावर और उसकी गैंग की गिरफ्तारी के बाद जल्द ही करुणा के साथ हुई उनकी नाइंसाफी का मुद्दा मीडिया में छा गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि करुणा उस बच्चे को रखना नहीं चाहती थी और अदालत ने करुणा के अबॉर्शन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इससे करुणा की जान को भी खतरा हो सकता था। और अदालत की यह भी दलील थी कि चाहे वो रेप चाइल्ड है, लेकिन उसे इस संसार में आने का पूरा हक है। इसलिए अदालत का कहना था कि करुणा को वो बच्चा पैदा करना ही होगा। उसके बाद अगर वो चाहे तो इस बच्चे को अपना भी सकती है, और अगर चाहे तो किसी सरकारी अनाथ आश्रम में भी छोड़ सकती है। ये केस शायद इतिहास में दर्ज होकर हमें हमेशा चौंकाएगा। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। मधु। हाँ दीदी। आज लेट हो गया ना? हाँ। और काम भी खत्म नहीं हुआ। हाँ दीदी, बट कल थोड़ा जल्दी आकर कर लेंगे। चलो चलो अभी जाओ। दादा आप भी जाओ, कल सुबह की कल सुबह देखेंगे, ठीक है? गुड नाइट दीदी। गुड नाइट। हटो मेरे रास्ते से। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही? आज मौका मिला। दिव्या बेटा, दिव्या, दिव्या बेटा। लेटी रहो बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना अभी? लेटी रहो। हाँ आई क्या हुआ? और मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है। तुम कल रात से बेहोश हो, हमला हुआ है तुझ पर। हाय, हाँ हाय, वो शबनम और उसके आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की। पुलिस ने उनको पकड़ा क्या? शांत। हाय, वो मुझे मार देंगे। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? ठीक हो जाओ, फिर बात करेंगे। अब रोक ही रही हो? जब मैंने कहा था ये दुकान का तमाशा बंद करके इसकी शादी के लिए लड़का देखते हैं, जब तो माँ बेटी ने एक नहीं सुनी मेरी। अब नतीजा सामने है, भुगतो। सर, ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं है। जब घर जाएंगे तभी कोसिएगा अपनी बेटी को। अभी उसे आराम की जरूरत है। प्लीज आप उसे आराम करने दीजिए। एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, लेकिन तब क्या हो जब एक औरत दूसरी औरत की जान की दुश्मन बन जाए। कई केसेस में महिला का सिर्फ महिला होना ही उसके साथ किए गए अपराध का बहाना होता है, क्योंकि अपराधी को लगता है कि महिला के साथ अपराध करके वो आसानी से बच जाएगा। और इस बच जाने की सोच को शह मिलती है हमारे सिस्टम के कुछ जंग लगे कलपुर्जों से, जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। अभी रिपोर्ट लिखा दे। बताओ, किसने हमला किया था आपके ऊपर? सर, वो शबनम और उसकी बेटी इशरत अपने गुंडे प्रहलाद के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया था। तब दिव्या, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? आज मौका मिला है। क्यों हमला किया था तुम्हारे ऊपर? सर, वहाँ मेरी शॉप के पास ही शबनम रहती है। वहाँ वो ड्रग्स का बिजनेस करती है, तो मैंने पुलिस में जाके कंप्लेन कर दी थी। ये एप्लीकेशन FIR के लिए। शिवाजी नगर के एरिया में हमला हुआ था। एक मिनट रुकिए आप, मैं अभी आता हूँ। गिरफ्तार कर लो इसे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप?
मेरी बेटी को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? उसने क्या किया है? हाँ? आपके बेटी के खिलाफ शबनम और इशरत के ऊपर जानलेवा हमला करने के साथ साथ शांति भंग और दंगा भड़काने की कोशिश की एफआईआर दर्ज है। हम तो पिछले हफ्ते से इसे ढूंढ रहे हैं, मगर ये हॉस्पिटल में जाके छुप कर बैठी। लेके जाओ इसे। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे उसकी हालत तो देखी, ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जा सकता उससे, और आप कह रहे हैं कि उसने दंगा भड़काने की कोशिश की। रिपोर्ट दर्ज हुई है तो गिरफ्तार तो करना ही होगा। साहब, ये सब शबनम और इशरत की साजिश है। मेरी बेटी के खिलाफ उसने कुछ नहीं किया। देखिए कौन क्या साजिश कर रहा है वो हम देख लेंगे। नहीं, आप हट जाइए, आप लेके जाइए उसे। नहीं, मेरी बेटी को मत लेके जाइए, उसने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज सर, दिव्या साहब, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए, उसे गिरफ्तार मत कीजिए। मैं पैर पड़ती हूँ आपके साहब, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। साहब, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। लगता है एक बार की पिटाई से तुझे समझ नहीं आया, दोबारा पीटना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। प्लीज छोड़ दो मुझे। चुप कर। कौन मारा तुझे? कोई नहीं यहाँ पे, चुपचाप से सो जा। सोने भी नहीं देती। सर, मैं जरा खाना खा रहा हूँ, बाद में आइए। सर एक रिक्वेस्ट थी दिव्या के बारे में। उसे रिहा कर दीजिए सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे कैसे रिहा कर दूं मैं उसको? एफआईआर है उसके खिलाफ। अब कोर्ट ही फैसला करेगा कि उसको रोकना है या छोड़ना है। सब कोर्ट को ही फैसला लेना है तो शबनम, इशरत और उसके आदमियों के खिलाफ हमारा भी एफआईआर लिखिए। हमारी बेटी पे हमला करवाया उसने। चलो मान लिया, कर ली मैंने एफआईआर दर्ज। शबनम और उसकी बेटी को अरेस्ट भी करा लिया, मगर जब कोर्ट मुझसे पूछेगी तो क्या कहूंगा मैं? साहब रिहा कर दीजिए ना। ये रिवेंज पॉलिटिक्स मेरे यहाँ नहीं चलेगी। आप चली जाइए। साहब, मेरी बेटी को बुखार है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। देखिए आप जाइए, खाना खाने दीजिए मुझे। क्या हुआ? घर में फिर से झगड़ा हुआ क्या माँ से? झगड़े तो ऐसे ही होते रहेंगे आलोक, जब तक हम लोग शादी नहीं कर लेते। फिर क्या बात है जो इतनी परेशान लग रही हो तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। वो बताओ, तुम्हारा इंटरव्यू था ना जॉब के लिए, क्या हुआ उसका? वही जो हमेशा होता है, वी विल लेट यू नो। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? पहले तू बता कि तू आलोक के साथ क्या कर रही थी? आपने जासूस को छोड़ तो रखा है मेरे पीछे, फिर इसने नहीं बताया कि मैं क्या कर रही थी वहाँ पर? बहुत बड़ी गलती की मैंने तुझे शहर लाके। अरे कम से कम तू अपने मरे हुए बाप की तो इज्जत कर। उस गैर बिरादरी आलोक के साथ तू शादी करने की सोच रही है? अच्छा, आलोक से शादी करूंगी तो पापा की इज्जत कम हो जाएगी, और इस प्रतीक से शादी करूंगी तो इज्जत बढ़ जाएगी क्या? माँ, आप साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि प्रतीक से शादी करने में आप ही का फायदा है? क्यों? पैसे मिलेंगे ना आपको? तो क्या गलत सोच रही है तेरी माँ? शादी होने वाली है हमारी। शादी के लिए मैंने नहीं बोला तुम्हें। कान खोल के सुन लेनी थी, तुझे प्रतीक से शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नीति, हेलो नीति। कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर सुनील केलकर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं आलोक शर्मा बोल रहा हूँ, लेकिन ये नंबर तो नीति का है। आप उसके फ़ोन से फ़ोन क्यों कर रहे हैं? नीति? कौन नीति? सर मेरी फ्रेंड है, लेकिन हुआ क्या है? हमें एक लड़की की लाश मिली है, हमें लगता है ये नीति की है। उसके फैमिली को इन्फॉर्म करना है, उसके घर का एड्रेस दो और तुम्हारा भी एड्रेस दो। जया नाम उसकी माँ का। आप एड्रेस लिखिए। ईश्वर जी, पुलिस तो हमारी बात ही नहीं सुन रही है। सब अब आप ही कुछ कीजिए ना। सर, आपके बारे में बहुत सुना है,
आप कितने बड़े सोशल वर्कर हैं। हमारी बेटी को आपकी मदद की जरूरत है, उसकी हालत बहुत खराब है। दिव्या आई। तो ठीक है ना? हाँ? अब बुखार भी नहीं। हाय हाय, ये कौन है? कहीं से शबनम ने तो नहीं भेजा है मुझे मारने के लिए? नहीं बेटा नहीं। देखो बेटा, मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। बेटा ये ईश्वर जी हैं, हमारी मदद करने आए हैं, तुम्हें जेल से बाहर निकालने। दिव्या बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम मुझे फिर से एक बार बता सको कि क्या हुआ था उस रात, तो मैं ज्यादा अच्छे से तुम्हारे केस को समझ पाऊंगा। सर, शिवाजी नगर में मेरी बुटीक है और वहीं मेरी दुकान के पास शबनम रहती है अपनी बेटी इशरत के साथ। यहीं से वो लोग ड्रग्स का बिजनेस करती है और उनके गुंडे आए दिन मेरे दुकान पे आए कस्टमर्स को छेड़ते रहते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप विंटर कपड़े बनाती हैं? यस मैम, आइए। आप बोले तो थोड़ी गर्मी ट्रांसफर कर दूं आपके पास? अरे मैडम का काम गर्मी से नहीं चलेगा, गर्मी मिटाने वाले से चलेगा, और उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। अरे 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 क्या बात है मैडम, इतने जल्दी गर्मी मिटाने के लिए आ गई? लगता है ठंड बहुत बढ़ गई है। मिटा दो गर्मी। ये इसकी गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, पकड़ो इसको। ये तो फिर से आ गई। ये तुम्हारे नशेड़ियों को काबू में रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। आज फिर मेरी कस्टमर को छेड़ा इन्होंने। ये अपना रोना धोना ना कहीं और जाकर कर। हमने बोला था यहाँ दुकान खोलने को, जो हमसे आके शिकायत कर रही है। ये एरिया तुम्हारा नहीं है जो हर एक काम तुमको पूछ के करूं। अगर नहीं सुधरे ना तो पुलिस में जाके तुम सबकी कंप्लेंट करूंगी। पुलिस में जाएगी? हाँ जाऊंगी। और ये तुम्हारा जो काला धंधा है ना, इसका काला चिट्टा पुलिस को पता के रहूंगी। देख लो भाई लोग, पुलिस में जाने का बोल रही है, तुम सबको जेल में भिजवाएगी। इसका क्या करना है देख लो तुम लोग। इसके पास जाएगी? हाँ, पुलिस के पास जाएगी। हाँ, पुलिस के पास जाएगी। छोड़ो उसे, पीछे पीछे। और तू आज आई तो आई, आज के बाद इधर दिखना भी मत। हर बार तुझे बचाने नहीं आऊंगी मैं। चल यहाँ से। किसी तरह से मैं भागी वहां से। मुझे अपनी दुकान को बचाना था, इसलिए मैंने जाके पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस भी पूछताछ का बहाना करके वहां से लौट आई। फिर मुझे सबक सिखाने के लिए शबनम ने उसकी बेटी इशरत और प्रहलाद के साथ मिलकर मुझ पर अटैक करवाया। आज मौका मिला है, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया उन लोगों ने, ताकि मैं टूट जाऊं, अपनी जुबान बंद रखूं, उनके बारे में किसी को कुछ ना बताऊं। पुलिस भी इन सब में शामिल है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। करो मेरी वो झूठ बोल रही है। जय और उसकी बेटी नीति इसी घर में रहते हैं ना? जी साहब, क्या हुआ? घर में ताला लगा हुआ है, आप बता सकते हैं कहाँ गए होंगे? ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन 3-4 दिन पहले दोपहर का टाइम था, तब जया को देखा था मैंने। ईश्वरचंद जी, हम हमारा काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। अब दिव्या की फैमिली उसके लिए बेल नहीं करा पा रही, तो इसमें पुलिस की क्या गलती है? देखिए, आपको भी पता है कानून का अपना एक प्रोसीजर होता है, सब कुछ उसके अनुसार ही हो रहा है। अब इन लोगों ने दिव्या पर केस रजिस्टर कराया था, तो हमें तो उसे अरेस्ट करना ही होगा। वो सब तो मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब, और प्रोसीजर भी मुझे पता है, मगर जिस कानून की आप बात कर रहे हैं उसी कानून के हिसाब से बताइए कि दंगे करने के लिए किसी एक औरत को ही आरोपी बनाकर जेल में कैसे भेजा जा सकता है, जबकि एक पार्टी जेल के अंदर है और दूसरी बाहर आज़ाद घूम रही है। और हाँ, आपने तो इन लोगों के खिलाफ कोई केस तक दर्ज नहीं करवाया। क्योंकि कोई केस था ही नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ इशरत और दिव्या का झगड़ा हुआ था, लेकिन वैसे नहीं जैसे दिव्या ने आपको बताया। इशरत,
अरे ऐसे कैसे बात कर रही है? गलती से गिर गया, देख नहीं पाई तुझे। तभी तो कह रही हूँ, अंधी हो गई है क्या? सारे कपड़े गंदे कर दिए मेरे। अरे ताई देखो ना कैसे बात कर रही है। ए ज्यादा मत बोल, पानी ही गिरा है, सूख जाएगा, सूख जाए। सबसे तो बात ही करना बेकार है। जाहिल के जाहिल यहाँ पे सभी। जरा सा बन क्या लेती है, खुद को हमसे ऊपर समझने लगी है। किसी दिन अकल ठिकाने लगा दी जाएगी ना, उसी दिन सब सही हो जाएगा। क्या बोली रे तू? हाँ तो अभी सिर कपड़े गंदे कर दिए। अब बता मुझे कैसे अकल ठिकाने लगा। इशरत ने जब मुझे आके बताया तभी मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और ये दिव्या गायब हो गई। और अचानक से 1 हफ्ते के बाद आकर उसने हमारे खिलाफ ही कंप्लेंट कर दी कि हमने उसे मारा है, उस पर रेप करवाने की कोशिश की है। रेप? आपको नहीं पता? ये देखिए, यही रिपोर्ट दर्ज कराने को कह रही थी। उनका कहना है कि पास में ही रहने वाले प्रहलाद और अनुज शबनम के लिए ड्रग का काम करते हैं और शबनम के कहने पर ही उन दोनों ने उसी रात दिव्या पर रेप करने की कोशिश की थी। ताज्जुब की बात है कि इतनी बड़ी बात आपको नहीं पता। साहब वो दिव्या बहुत चालू लड़की है। वो आपके सहारे हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। दुश्मनी निकालनी है ना उसे हमसे। आपके साथ उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है? 1 महीने पहले उसकी दुकान में चोरी हुई थी। ज्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ ना बेटा? बंद करो ये ड्रामा। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, इस मोहल्ले के लोगों की हरकत है ये। सबके सब एक जैसे हो। मेरी दुकान बहुत चुभती है ना तुम लोगों को, इसलिए चोरी करवा दी। अरे भैया देखो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कोई तुमसे तुम्हारा हाल पूछ रहा है और उल्टा तुम उसी पर दोष डाल रही हो। तो क्या तुम पर डालूं? कहीं ये चोरी तुमने तो नहीं करवाई? बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें। ए जबान संभाल के, अम्मी है वो मेरी। इशरत चल यहाँ से, हमें रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है। इशरत एफआईआर देखिए, आप ये एफआईआर की कॉपी देखिए। दिव्या ने उस चोरी में भी हमें नामजद किया था ताकि हमें जेल हो सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। इसीलिए उसने दूसरी साजिश रची जिससे हम जेल पहुंच जाए। साहब हम चलते हैं। ईश्वरचंद जी, माँ बेटी दोनों मिलकर घुमा रहे पूरे मामले को। आपसे कुछ कह रही है और पुलिस से कुछ और। इंस्पेक्टर साहब, इस केस की सच्चाई जो भी हो, मगर एक सच्चाई जरूर है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करके दिव्या को जेल भेजा है, जबकि उसकी हालत देखते हुए दिव्या को जेल में नहीं हॉस्पिटल में होना चाहिए था। मैं समझता हूँ, लेकिन सिस्टम ने मेरे हाथ बांध के रखे हैं। और ईश्वर जी, जेल के हॉस्पिटल में दिव्या का इलाज चल रहा है और दिन ब दिन उसकी हालत भी सुधर रही है। नहीं, जेल के हॉस्पिटल में नहीं, हम लोग दिव्या की बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पुलिस विरोध नहीं करेगी ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, आप बेल के लिए अप्लाई कीजिए, पुलिस विरोध नहीं करेगी। जी शुक्रिया। मतलब रेप नहीं हुआ था तुम्हारा, यही कह रही हो ना? जी सर। ये बात तुमने पुलिस को बताई और मुझे क्यों नहीं बताया? सर सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ भी याद रखना मुश्किल हो रहा था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। शायद इसलिए मैं आपको बताना भूल गई, मगर ऐसा नहीं है कि उन्होंने रेप करने की कोशिश नहीं की। देखो दिव्या, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, वो भी सच सच और शुरू से। जब मैंने आपको सब कुछ बताया वो सच ही है। नहीं, अभी पूरा सच नहीं बताया। शबनम के साथ जो तुम्हारी दुश्मनी है, जिसके खिलाफ तुमने चोरी की एफआईआर तक दर्ज करवाई थी। सर वो तो पुरानी बात थी, उसका इस सब से क्या लेना देना? पुरानी बात होगी, पर शबनम तो कहती है कि तुम उससे अपनी दुश्मनी निकालना चाहती हो। सर वो झूठ बोल रही है। वो और उसके आदमी मुझे परेशान करते थे। मेरी दुकान में भी चोरी उन्होंने करवाई ताकि मैं दुकान बंद करके वहां से भाग जाऊं। लेकिन पुलिस की जांच में तो ऐसा कुछ नहीं निकला। कि सर पुलिस बिक चुकी है, शबनम ने खरीद लिया है उन लोगों को। सर मैं आपसे सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसकी बात पर यकीन मत करो।
ये मामला तो ठंडा होने की जगह और भी गर्म होते जा रहा है। तुम कहो तो ठंडा कर देता हूँ। ये टाइम नहीं है इस चीज का। सर मैं नीति से प्यार करता था, ये बात सच है, लेकिन उसका मर्डर किसने किया, उसकी माँ कहाँ गई, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता सर। तुम इतना अगर प्यार करते थे उससे तो 4 दिन से ना तो तुमने उसको कॉल किया ना तो उसका तुम्हें कॉल आया, ऐसा कैसा प्यार? सर पिछले 4 दिन से उसका फोन बंद आ रहा था। मैंने उसे कई बार फोन ट्राई किया, फिर मुझे लगा कि उसकी माँ ने फोन छीन लिया होगा लड़ाई झगड़े की वजह से। लड़ाई कौन सा? 4 दिन पहले मेरा झगड़ा हुआ था कुछ लोगों से। हटना जरा थोड़ा। देख नहीं रहा तुझे, बैठे हुए? भाई मुझे गाड़ी से सामान निकालना, आप उठ जाओ यहाँ से। और वैसे भी गाड़ी कोई बैठने की जगह नहीं है। तो तू ही बता कहाँ जाकर बैठे। अरे भाई यहाँ से चले जाओ, आप कहीं भी बैठो, मुझे क्या करना है? बड़ा एटीट्यूड है तुझमें, है? निकलना पड़ेगा। अरे पागल हो क्या? छोड़ो से। हेलो साले, यहाँ हमारी गुंडाई चलती है, मैं गुंडा बनने की कोशिश मत करना, समझा? हेलो। नीति को लगा कि जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया था उसकी माँ जया और प्रतीक के कहने पे किया था, ताकि हम दोनों एक दूसरे से मिल ना पाए। प्रतीक कौन है? सर जया उसकी माँ नीति की शादी प्रतीक से करवाना चाहती थी। नीति प्रतीक को पसंद नहीं करती थी। मेरी अलग कास्ट होने की वजह से उसकी माँ जया मुझे पसंद नहीं करती थी। इसी बात को लेकर उसकी माँ और नीति के बीच झगड़ा चल रहा था। नीति उस दिन मुझसे मिल के गई थी, बस उसके बाद से उसका फ़ोन बंद आ रहा था। ये जया कहाँ गई होगी पता है? सर मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन जया का गाँव बनारस में है और नीति बोले थे कि उसकी माँ गाँव जाने वाली थी। और पुलिस की क्या हाल है? परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सेटलमेंट हो रहा है धीरे धीरे। आप एक जिम्मेदार आदमी है ईश्वरचंद जी, और इसीलिए केस से जुड़ी हर एक बात मैंने आपको बताई थी, मगर आप तो मीडिया में चले गए। इंस्पेक्टर साहब, मैं मेरी जिम्मेदारी बखूबी जानता हूँ, इसीलिए मैंने प्रेस को भी वही बताया जो सच है, जो दिव्या के साथ हुआ है। और हाँ, किसी भी तरीके का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बस न्याय की मांग उतनी आप पूरी कर दीजिए। आखिर यही तो काम है ना आपका, पीड़ितों को न्याय दिलाना। जी हाँ, यही काम है मेरा, लेकिन मीडिया में जाके आपने सही नहीं किया। पुलिस आपकी केस की जांच कर रही है, मैं पर्सनली सुपरवाइज कर रहा हूँ आपके केस में। आप कल आइए, कल बात करते हैं। क्या सोचा था? तू मीडिया में जाएगी और हम जेल में सड़ते रहेंगे और तुम क्या करोगे? मजा मारोगे? हाँ? देखो, हमने पुलिस कंप्लेन की है, आप पीछे हटो। पुलिस कंप्लेन की है ना, यही सबसे बड़ी गलती की है। अब गलती की है तो हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। तैयार रहना। चल बेटा, अंदर अंदर चल। आजा बेटा, अंदर आजा। ये क्या नया तमाशा है तुम दोनों का, जो पेपर में खबर छपी है इसकी? ये ले पढ़ी से। बाबा, वो शबनम और प्रहलाद अभी। चुप, एक शब्द नहीं सुनना है तेरे मुंह से। और तू, एक पैसे की अकल नहीं है क्या तेरे में? है? तेरी बेटी की ऐसी उल्टी सीधी खबरें छपेगी अखबारों में तो कौन शादी करेगा इससे? हाँ मगर वो लोग हमारी दिव्या। अरे छोड़ दे सबको। तुझे पता है कितने खतरनाक लोग हैं वो? हैं? पहली बार इसका रेप नहीं कर पाए, इस बार अगर इसका रेप कर दिया या इसके ऊपर एसिड डाल दिया तो क्या करेगी? दिव्या, हम उतने बड़े लोग नहीं हैं कि उनसे मुकाबला कर सके। जो हुआ उसे भूल जाओ। नहीं भूल सकती बाबा, और ना ही मैं ये केस वापस लूंगी। भाई, अब से आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है।
मुझे सर से मिलना है। देखिए मैडम, थोड़ा वेट कीजिए, सर बिजी है। जैसे ही फ्री होते हैं मैं आपको बुला देता हूँ। ठीक है, तुम जाके मुझे बोलो। ओके सर। अरे तुम अभी तक यही बैठे हो? मेरे दिमाग से ही निकल गया था। तुम्हारे केस की छानबीन चालू है, मगर अभी तक कुछ मिला नहीं। सर वो शबनम और इशरत को आपने अरेस्ट किया था, लेकिन वो लोग तो जेल से बाहर है। उन्होंने बेल ले ली, जैसे तुमने ली थी। लेकिन सर वो लोग मुझे और मेरी माँ को धमकाने आए थे। प्लीज आप उन लोग को अरेस्ट कर लीजिए। यही बात शबनम और उसकी बेटी हमसे कह रही है कि तुम और तुम्हारी माँ उसके पीछे पड़े हो। अब अगर हम उन्हें अरेस्ट करेंगे तो तुम्हें भी जेल जाना होगा। जाना है जेल? ठीक है, कल आना। कल आराम से बैठ के बात करेंगे इस पर। बताइए क्यों बुलाया मुझे आपने? अरे वो पूछना था, नाश्ते में तू भुर्जी खाता है ऑमलेट खाता है? मतलब? नीति के मर्डर केस के बारे में बातचीत करनी तेरे से। तू शादी करने वाला था ना उसके साथ? शादी करने वाला था, की तो नहीं है। उसे तो उस आलोक से शादी करनी थी, मुझसे तो बात भी नहीं करती थी। तो ऐसा तो नहीं इस बात की खुन्नस निकालने के लिए तूने और जय ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया? अच्छा, तो कोई सबूत है आपके पास? आपको जब भी सबूत मिलेगा ना बुला लेना, आ जाऊंगा। सर क्या है? सर कितना बोल रहा है? एक रख के दूं क्या इसमें? 4 चम्मच शक्कर की चाय, दिमाग की बत्ती जला है। इसका बैकग्राउंड चेक किया था? हाँ सर, इसका बैकग्राउंड चेक किया था। एक लोकल नेता है, उसके लिए काम करता है, इसलिए फालतू की अकड़ भरी है इसमें। काफी केस भी है इसके अगेंस्ट मारपीट के। नीति के मर्डर वाले दिन ये कहा था, जरा पता करो। ठीक है सर। वैसे सर ये प्रतीक और जया, इन दोनों को ही नीति और आलोक के रिश्ते से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सर पॉसिबिलिटी है कि या इन दोनों ने इसका मर्डर किया या फिर किसी से करवाया है। सर आलोक सही कह रहा था। हमने बनारस में जया के गांव से पता किया। नीति के मर्डर के अगले दिन ही वो अपने गांव पहुंची है। नीति के मर्डर के अगले दिन जया को लेके आओ। क्या भाई कल्याण, किसका कल्याण करने जा रहे हो? हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ बाद में। मैं करता हूँ तुम्हें बाद में। सॉरी, मैं भूल ही गया था कि आप यहाँ बैठी हो। तुम्हारे केस में एक लीड मिली है, एक्चुअली उसी की छानबीन चालू है। एक काम करना, तुम कल आना, कल तक कुछ और पता चल जाएगा। न्याय मिलने में देरी न्याय ना मिलने के बराबर है, और दिव्या के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। न्याय की आस ने उसे एक ऐसे अंतहीन इंतजार के चक्रव्यूह में धकेल दिया जहां न्याय तो नहीं था, पर अगर था तो सिर्फ एक लंबा इंतजार और निराशा ही निराशा। शबनम और इशरत ने उस पर शारीरिक हमला किया था, लेकिन पुलिस की एक तरफा कार्रवाई और परिवार के अधूरे सपोर्ट ने उसे मानसिक तौर पर भी तोड़कर रख दिया था। लेकिन फिर भी दिव्या लड़ रही थी न्याय के लिए, और इस लड़ाई में जहां वो बिल्कुल अकेली थी, उसे सहारा मिला एकदम अप्रत्याशित तरीके से। नीति अपने मर्जी से शादी करना चाहती थी, तुम्हें पसंद नहीं था, इसलिए तुमने नीति को मार दिया। नहीं सर, मैंने नीति को नहीं मारा। नीति के मर्डर वाले दिन आप गांव क्यों चले गए? नीति ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था उस आलोक के साथ रिश्ता रखकर। उस दिन जब वो घर नहीं आई तो मुझे लगा कि वो आलोक के साथ भाग गई और मोहल्ले में किसी को पता ना चले, इसलिए मैं चुपचाप गांव चली गई। नीति उस दिन घर से निकलने के बाद आलोक से मिली ही नहीं। ये सब कुछ तुमने और प्रतीक ने किया है। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम दोनों के सिवा कौन दुश्मन था उसका? कौन कर सकता है ये? प्रहलाद। पकड़, उठ, चल निकल यहाँ से, वरना सारी गांधीगिरी निकाल देंगे तेरे। चल 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 अंदर चल, अंदर चल। चल मार, लेकिन ये लोग इसे मार देंगे। वो जाने और वो लड़की जाने, इन सब में हमें नहीं पड़ना। चल तू यहाँ से। एरिया का गुंडा है सर, सभी उससे बहुत डरते हैं। नीति के मर्डर से इसका क्या लेना देना? नीति बहुत परेशान थी सर, क्योंकि वो उस लड़की की मदद नहीं कर पाई। लेकिन जब नीति को ये पता चला कि पुलिस ने उस लड़की को जेल में डाला है, तो बहुत परेशान हो गई। मैंने नीति को बहुत रोका, समझाया, लेकिन वो पुलिस स्टेशन में गवाही देने आ गए। पुलिस ने तो कुछ नहीं किया,
लेकिन जब गुंडों को पता चला कि नीति उनके खिलाफ गवाही देने आई थी पुलिस स्टेशन में, हमारा जीना हराम कर दिया था। ये क्या करे? धक्का मार के जरा पकड़ो इसको। मैंने कहा था ना, ज्यादा समाज सेवा करना अच्छी बात नहीं है, मगर तू मानी नहीं। देखो अब हो गई ना गंदी बात बीच बाजार में। अभी भी तेरे पास समय, गवाही देने की सोचना भी मत, वरना अगले टाइम कपड़े नहीं तू फटेगी। नीति को हर तरीके से परेशान किया कि वो गवाही न दे पाए। मैंने भी उसे बहुत रोका और नीति भी अपना मन बना रही थी कि वो गवाही से पीछे हट जाए। निकाल ली ना आप दोनों ने अपनी खुन्नस आलोक को पिटवा कर, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगी माँ। शादी तो मैं आलोक से ही करूंगी। आपको जो करना है कर लीजिए। अब चुप। अब बात सिर्फ शादी की नहीं है, बात मेरी इज्जत की है। तुझे शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। इस बेशर्म को आलोक के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। इससे अच्छा होता कि प्रहलाद इसे मार देता। आ गई ना दिल की बात जुबान पर माँ, तो अभी फालतू की केयर करना बंद कीजिए। अब शादी तो मैं आलोक से ही करूंगी, चाहे मैं मर जाऊंगी, और उन गुंडों के खिलाफ बयान भी दूंगी। बहुत सुन ली मैंने आपकी, अब नहीं सुनूंगी। उस रात हमारे बीच बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और दूसरे दिन सुबह नीति घर छोड़ के चली गई। उन गुंडों ने ही मारा है सर मेरी बेटी को। ये आलोक ने, क्योंकि वो आलोक के पास ही गई थी। किस पुलिस स्टेशन में था झगड़े का केस जहां नीति गवाही देने वाली थी? ये कैसी बात कर रहे हैं सर? इसी पुलिस स्टेशन में है वो केस। क्या? किसके पास? इंस्पेक्टर रवि पाटिल। तुमको मेरे केस से क्या लेना देना? मैं आया था तुम्हारे केस के बीच में, जो तुम मेरे इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ा रहे हो। क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तुम? हाँ? सिर्फ घुमा फिराने की बात कर रहे हो ताकि वो लड़की फ्रस्ट्रेट हो जाए और हार मान ले। तुम मेरे बॉस नहीं हो जो मैं तुम्हें सफाई दूं। अरे तुम्हारे जैसे ऑफिसर का बॉस भी नहीं बनना चाहता। अपने काम से काम रखो और मेरे मामले में मत पड़ो। हेलो, ये अब सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं रहा, समझे ना? मेरी विक्टिम नीति तुम्हारे पास आई थी गवाही देने के लिए। फर्जी गवाही दी थी उसने। कोई सबूत नहीं मिला हमें जो ये साबित कर सके कि उसकी गवाही सच है। तुमने कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। नीति का मर्डर हो गया, दिव्या के आरोपी अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि तुमने तुम्हारा काम ईमानदारी से नहीं किया। तुम जैसे गैर जिम्मेदार ऑफिसर की वजह से हम जैसे जिम्मेदार ऑफिसर के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते। तो जाओ, निभाओ अपनी जिम्मेदारी, सुलझाओ केस को। मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। करूंगा, ये सब कुछ करूंगा। मेरा केस भी सॉल्व करूंगा, दिव्या को भी न्याय दिलाऊंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। एक पुलिस स्टेशन अपने ही थाने में दर्ज हुए दो अलग अलग मामलों में दो खेमों में बंट चुका था। नीति की हत्या और उसके संभावित हत्यारों के दिव्या के केस में जुड़े होने ने दिव्या केस में हुई पुलिस कार्रवाई की पोल खोल कर रख दी। दिव्या के केस की जांच पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक शर्म का विषय बन चुकी थी। पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत ही दिव्या केस के इंचार्ज पीआई रवि सरना को केस से हटा दिया और दिव्या के केस की जांच भी नीति केस के इंचार्ज पीआई सुनील केलकर को सौंप दी गई। दिव्या, अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। सिर्फ हमारी मदद करनी होगी तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में। शिरगी, इसे जानती हो? नहीं सर, कौन है ये? ये लड़की तुम्हारे लिए गवाही देने वाली थी, लेकिन इसका मर्डर हुआ और हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे केस से जुड़े होने के कारण उसका मर्डर हुआ है। क्या सर, इस लड़की का मर्डर हुआ है? मतलब आप हमें फिर भी केस लड़ने के लिए बोल रहे हैं? सर बहुत खतरनाक लोग हैं वो। आप हर समय तो हमारे साथ रहेंगे नहीं हमें बचाने के लिए। जाने दीजिए सर, हमें कोई केस वेस नहीं लड़ना है। अरे नहीं, चिंता करने की बिल्कुल कुछ जरूरत नहीं। हाँ? अब ये केस मेरे पास है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। एक लंबी लड़ाई के बाद दिव्या को न्याय की उम्मीद दिखी थी, मगर किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था और इस बार किस्मत उसके साथ जो खेल खेलने वाली थी वो दिव्या पर बहुत भारी पड़ने वाला था। साहब मेरी बेटी को मार डाला मार डाला। गुंडे भेजे थे उसको मारने के लिए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। आपने बोला था ना मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। ये रक्षा की मेरी बच्ची की आप लोगों ने।
सर दिव्या घर पे अकेली थी। उसकी माँ बाजार गई थी और उसके पापा काम से गए थे। दिव्या को इस हालत में उसके पापा ने सबसे पहले देखा जब वो दोपहर में खाना खाने आए थे। किसी पड़ोसी ने देखा है या किसी को आते हुए? नहीं सर, दोपहर का टाइम था तो सब लोग अपने अपने घर पे थे, तो कोई विटनेस नहीं है। घर का कोना कोना छान मार, अड़ोस पड़ोसी से बात करो और ड्रग रैकेट में जितने भी मेंबर हैं सबको उठा लाओ। दिव्या की मौत के जिम्मेदार हम भी हैं। वो जिंदा थी, उसको इंसाफ नहीं दिला पाए। कम से कम मरने के बाद तो उसको इंसाफ दिलाएंगे। क्या बोले साहब, इन नशोड़ों ने जीना आराम कर दिया। और वो दिव्या मैडम ने आवाज़ उठाई, क्या हुआ उसके साथ? हमें नहीं मरना ऐसी मौत। सर अनुज और प्रहलाद घर पे नहीं है और ये बताने को तैयार नहीं वो कहाँ है। अंदर डालो इसे, चल। दिव्या के साथ तो मारपीट नहीं हुई थी, अगर बोलेगा कोई कैसे? और शबनम और उसके गुंडे सब मुझसे डरते, मैं भी डर गया था। ये स्टेटमेंट थाने चल के दे सकते हो? स्टेटमेंट क्या, आप अगर सुरक्षा की गारंटी दो मैं अपने घर का CCTV फुटेज आपको बता सकता हूँ। वेरी गुड। बता कहाँ है अनुज, कहाँ है प्रहलाद? हमें कुछ नहीं पता, हम सच कह रहे हैं। अरे तो पहले ही बता देना ना, मार खाने की जरूरत नहीं थी। हाँ चलो बोलो। पूरे इलाके में मेरा ही माल बिकता था, किसी की औकात नहीं थी मुझसे उलझने की। लेकिन जब से उस दिव्या ने दुकान खोली थी ना, तब से उसने मुझसे उलझना चालू कर दिया। कभी घर में आके हंगामा करती थी तो कभी यहाँ पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन करती थी। और तुम्हें जब पता चला कि नीति उसके साथ है तो पहले नीति और बाद में दिव्या को रास्ते से हटा दिया। नहीं साहब, नीति और दिव्या के मर्डर में हम लोगों का कोई हाथ नहीं था। तुम्हारा हाथ कैसे नहीं? अगर नीति तुम्हारे खिलाफ गवाही देती तो तुम जेल जाती, और दिव्या अगर केस लड़ती तो भी तुम जेल जाती। तुम्हारा धंधा चौपट हो जाता, और तुम कह रहे हो तुम्हारा हाथ नहीं। हमारा ड्रग का धंधा अच्छा चल रहा था और ये दिव्या का मामला कुछ दिनों में ठंडा हो जाता था और बाद में वापस में मेरा धंधा शुरू कर सकती थी। तो फिर उन दोनों को मारकर हम लोग अपने ऊपर क्यों मुसीबत ले लेते? ये पुलिस वाला कौन? रवि पाटिल? हाँ साहब, रवि साहब को हफ्ता पहुंचना था हमारे पास से। ये प्रहलाद को कहाँ छुपाया? मुझे नहीं पता साहब, पिछले कुछ दिनों से ना फोन किया ना मैसेज। सर ये शबनम और इशरत तो अभी भी इस बात पे अड़े हुए हैं, इस मर्डर से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। और सर वो प्रहलाद, वो भी अभी तक गायब है। उसको ढूंढो, क्योंकि इस गुत्थी की गांठ वही है। सर इस अनुज और प्रहलाद के बारे में एक न्यूज मिली है। सर ये गुत्थी तो सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। हाँ सर, ये प्रहलाद अपना प्राइम सस्पेक्ट था और इसी का मर्डर हो गया। सर मुझे लगता है कि यहाँ कोई पार्टी वगैरह चल रही थी और जो भी इन दोनों के साथ आया वो इन्हें जानता था। पहले इन लोगों ने शराब पी और फिर मौका देखकर इन्हें मार के निकल गए। नितिन, दिव्या, प्रहलाद और अनुज, इनका कनेक्शन किसी न किसी तरह से इस ड्रग रैकेट से जरूर है। क्योंकि पहले नितिन, बाद में दिव्या, अब ये दोनों। मतलब ये जो कातिल है ये अपने खिलाफ जितने भी सबूत है सब मिटाते जा रहा है। ये हत्याकांड की जड़ें इस ड्रग रैकेट से जरूर जुड़ी है। इसको खोदो, कातिल यही मिलेगा। हाँ तो शबनम अभी बता कि वो तीसरा आदमी कौन है, जिसे प्रहलाद अपना दोस्त समझता था लेकिन वो उसका दुश्मन निकला। सब मुझे क्या पता, वो काम करता था मेरे लिए, मैं घरवाली नहीं थी उसकी। मैडम, प्रहलाद तो अपनी गैंग का बॉस था, उसे कौन मार सकता है? ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। क्या पता साहब कौन दोस्त था प्रहलाद का। वैसे भी इस काम में कौन दोस्त कब दुश्मन बन जाए कुछ कह ही नहीं सकते। साहब आप शबनम के ग्रुप के ज़्यादातर लोगों को पकड़ चुके हैं, पर अगर आप रैकेट पे ही नजरें जमाए रखोगे तो बाहर कैसे दिखेगा? साफ साफ बोल, कहना क्या चाहता है? कहना यही चाहता हूँ साहब, शबनम के सप्लायर को पकड़िए, क्योंकि वो बाहर रहकर भी उसके अंदर ही काम कर रहा है। कौन है शबनम का सप्लायर? साहब उसको मैं डायरेक्ट नहीं जानता था, एक आदमी था हम दोनों के बीच में। प्रहलाद? नहीं साहब वो प्रहलाद नहीं था। फिर कौन था? दीपक भाई अभी माल नहीं उठा पाऊंगा, पुलिस नजरें गड़ाए बैठी है चारों तरफ और शबनम भी जेल में है। मामला ठंडा पड़ते ही शबनम बाहर आ जाएगी, उसके बाद ही
तेरी सप्लाई तो मैं शुरू करूंगा। मुझे गांजा पीने की लत थी साहब। बाकी लोगों की तरह मैं भी शबनम से गांजा लेता था। क्या नल्ला माल है, करंट ही नहीं मारता। इससे बढ़िया माल तो दूसरी जगह मिलता है। कमीने, मेरे ठेले पर बैठकर मेरे ही माल की बुराई कर रहा है। तेरे को नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो जा कहीं और जाके मार। चल, खाली पीली कस्टमर्स मत बिगाड़ मेरे। यहाँ नाराज क्यों हो रही हो? आपा एकदम कड़क और सस्ता माल दिलवाऊंगा ना। एक आदमी को जानता हूँ मैं। आपा एक बार माल लेकर तो देखो, 2 पैसे तुम भी कमाओगी और इसी बहाने 2 पैसे मैं भी कमा लूँगा। कल्याण के कहने पर मैंने माल मंगवाया दीपक से। माल में दम था और कल्याण मेरे लिए माल लाने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था साहब, जब तक दिव्या ने वो दुकान किराए पे नहीं ली थी। मैंने कई बहानों से उसकी दुकान बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उल्टा रोज कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देती थी। वो खतरा हो गई थी धंधे के लिए। उसे सबक सिखाना ज़रूरी था। हमले के बाद हमें लगा कि जेल में जाके शांत हो जाएगी, लेकिन हमें पुलिस से ही पता चला नीति के बारे में। हमें नीति को गवाही देने से रोकना था। मोहल्ले के लोग भी हमारे डर से चुप थे और पुलिस भी हमारी जेब में थी। लेकिन वो समाज सेवक ईश्वर आ गया बीच में और सारा मामला उलझ गया। इंस्पेक्टर रवि को सस्पेंड करवा दिया गया। हम सब खतरे में थे, इसलिए हमने सोचा कि तो तुमने जो साजिश रची थी उसका पहिया घूमकर तुम्हारे पास ही आ गया दीपक के जरिए। अब सड़ो जेल में। जिंदगी में चुनौतियां और रुकावटें तो आती ही रहती हैं। उनसे हम जूझते हैं, लड़ते हैं, थकते हैं, पर आखिर में जीत भी जाते हैं। इस सब में हर किसी का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है उसका परिवार, जो हर कदम पर उसकी हौसला अफजाई करता है, उसे बढ़ावा देता है। लेकिन जिंदगी की ये लड़ाई तब और कठिन हो जाती है जब रुकावटें किसी अपने के द्वारा ही खड़ी की गई हैं। मगर सोचिए कि क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि वो शबनम जैसे अपराधियों को पनपने से रोके? याद रखें, क्राइम के खिलाफ आवाज ना उठाना भी एक तरह का क्राइम है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।